Hello everyone. On behalf of Cairo IS, let us discuss today bond and bond yield. देखो बॉन्ड या बॉन्ड यील्ड से चांसेस है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए इस बार बिकॉज इट इज़ इन द न्यूज़ एंड काफ़ी टाइम से पेपर में आ ही रहा है हमेशा. ठीक है, तो बॉन्ड से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स वी विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो एंड दैट इंक्लूड्स कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख लेंगे, कौन इशू करता है बॉन्ड, देन वाई बॉन्ड मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, कितना डेप्थ है बॉन्ड मार्केट में, व्हाट आर द चैलेंजेस, फिर स्टॉक मार्केट में कैसे हैम्पर करता है, या फिर आपका जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है मतलब विदेश से उसको कैसे हैम्पर कर रहा है, एंड ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू बॉन्ड. ठीक है, तो लेट अस बिगिन एंड स्टार्ट विथ व्हाट इज़ अ बॉन्ड. ठीक है, तो बॉन्ड क्या है? एक फाइनेंशियल एसेट है एंड इन टेक्निकल टर्म्स वी कैन से इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट. इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टर जो है वो पैसा देता है किसी को, तो पैसा किसको दे रहा है? लेट सपोज इट कैन बी अ कॉरपोरेट, इट कैन बी अ गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टर, दोनों में से किसी को भी पैसा दिया एंड दोनों में से को मतलब यदि कॉरपोरेट या गवर्नमेंट पैसा लेता है तो दे विल इशू अ बॉन्ड कि आप मुझे पैसा दे दियो तो आई विल गिव यू सिक्योरिटी पेपर कि आपको बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा. एंड नॉर्मली इट इज़ डन विथ एन इंटरेस्ट, लेट सपोज 5%, 7%, वट एवर इट इज़. ठीक है, एंड बॉन्ड्स आर नॉर्मली यूज बाई कंपनीज या कॉरपोरेट्स या म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक है, तो why they need bond? Just to make sure they can raise some money. किस लिए पैसा उन्हें रेज करना? To make sure there will be some development project, कुछ भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्पेशली जैसे कि मान लो रोड्स बनना है या फिर मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो जिसमें कि आपका 15-20 साल 30 साल लगना है, तो उनको पैसा काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो दे नीड सम मनी और उसके कारण से बॉन्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो मतलब कैसे रेज कर सकते हैं मनी? बॉन्ड के द्वारा. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट हु इशूज द बॉन्ड, या फिर क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो देखो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में. अब उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, या फिर आजकल नया कैश मैनेजमेंट बिल्स है, एंड देन जीसेक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डेटेड सिक्योरिटीज़ भी इसे बोलते हैं. ठीक है, और उसी तरह से म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गया और कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड. तो गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली उसको दो भाग में, एक तो बिफोर 364 डेज हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और एक आफ्टर 364, मतलब कि 1 ईयर और लेस और 1 ईयर और मोर. ठीक है, तो 1 ईयर और लेस ट्रेजरी बिल, 1 ईयर और मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या जीसेक बॉन्ड्स या फिर आपका डेटेड सिक्योरिटीज़. ठीक है, अब ट्रेजरी बिल जो है दैट इज़ फॉर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज ऑफ मैच्योरिटी. ठीक है, अब आपका गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करता है इसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आवर सेंट्रल बैंक. एंड जो आपका इनिशियल बॉन्ड है मतलब कि वो प्राइमरी मार्केट में इसे आरबीआई इशू करता है, एंड उसके बाद फिर वो मतलब कि बाद में बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई सेकेंडरी मार्केट में इंश्योरेंस फर्म्स या फिर बैंक्स जो है उसे फिर से रीसेल कर सकती है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉर्मली इज कंसीडर्ड टू बी वेरी सेफ, एंड मतलब कि ऐसा माना जाता है कि इफ गवर्नमेंट इज डिफॉल्टिंग दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज गॉन बैंकरप्ट. देयर इज वन मोर थिंग रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल. तो ट्रेजरी बिल जो है नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. तो जीरो कूपन बॉन्ड्स कहने का मतलब है, नॉर्मली देखो बॉन्ड में क्या होता है, नॉर्मली बॉन्ड में लाइक लेट सपोज बॉन्ड है 100 रुपये का, तो आपका हर साल लेट सपोज एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आते रहता है. लेट सपोज 7% है तो हर साल मतलब कि 7 रुपये का इंटरेस्ट आता रहेगा. बट यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेजरी बिल होता है जो भी मतलब कि लेस देन 364 डेज का, उसमें क्या हो रहा है, आपका जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड पेपर, वो फाइनल वैल्यू दिखाता है. ठीक है, मतलब कि लेट सपोज यदि 100 लिखा है फाइनल वैल्यू, तो अभी यदि आप परचेज करोगे लेट सपोज 6 महीना पहले या फिर मतलब कि 182 डेज पहले या 91 डेज पहले या 364 डेज पहले, तो दैट इज ऑन अ डिस्काउंटेड रेट. मतलब कि यदि आपका फाइनल वैल्यू जो इसमें दिखा रहा है सर्टिफिकेट पे, वो मतलब कि मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपये मिलेगा, तो आज वो आप उसे 97 रुपीज़ में खरीद सकते हो या फिर 98 रुपीज़ में, इस तरह का कोई एक फिक्स्ड अमाउंट होगा. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड. इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कैश मैनेजमेंट बिल्स भी 2010 के बाद लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, एंड दे आर बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि बेसिकली टी बिल्स का भी शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया जो कि लेस देन 91 डेज होता है, तो उसको सीएमबीज बोलते हैं. इससे ज़्यादा इसमें जानने का कुछ है नहीं. अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रेजरी बिल है
that can be issued by central government, but that cannot be issued by state government. State government can borrow but they cannot issue treasury bills. वो सिर्फ central government कर सकता है, यानी कि RBI on behalf of central government. Now when you talk about GSECs, they can be issued by both central and state government. And जब वो GSEC issue करते हैं तो that is normally for more than 1 year, 5 साल, 7 साल, 30 साल, 15 साल, इस तरह से. And normally return ranges from 7 to 10%. तो कितना रिटर्न है इससे हमें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होना है. उसी तरह से यदि हम लोग बात करें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, बिफोर वी स्टार्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो बेसिकली कहाँ से इशू होता है? जो एक डिपार्टमेंट है दैट इज पब्लिक डेट ऑफिस. पब्लिक डेट ऑफिस इज द ऑफिस विच डील्स विद ऑल द इशूज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स, या फिर मतलब कि मैच्योरिटी होने पर जो प्रिंसिपल अमाउंट को आप दोगे तो वो सारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है दैट इज डेल्ट बाई पब्लिक डेट ऑफिस, पॉपुलरली नोन एज PDO. तो आपको यूपीएससी के रिगार्ड में इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए. इसके बाद यदि हम लोग बात करें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो कौन इशू करते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज. यू ऑल्सो कॉल देम एज ULBs, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है. तो these are bonds issued by ULBs like municipalities and corporations. And why they issue it? Obviously to make sure कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो फंड हो जाए, ठीक है. बट वो इशू करने से पहले उन्हें 2 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है. एक तो ये है कि उन्हें जो है ऑडिटेड रिपोर्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर सबमिट करना पड़ता है. लास्ट 3 साल कंसेक्यूटिवली का, ऐसा नहीं कि 3 किसी भी साल का, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का ऑडिटेड रिपोर्ट दे हैव टू सबमिट. एंड ऑल्सो दे हैव टू रजिस्टर इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है. तो देन दे कैन इशू द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो कॉर्पोरेट ऑल्सो इशू अ बॉन्ड जब उनको पैसे की जरूरत होती है. एंड सेबी जो है मतलब कि उसमें कंडीशंस डालता है, एंड जो भी कॉर्पोरेशंस दे मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेबी, दे कैन इशू द कॉर्पोरेट बॉन्ड. तो सभी कॉर्पोरेट्स नहीं इशू करते. दे विल हैव टू फुलफिल सम नॉर्म्स विच इज लेट डाउन बाय सेबी, ठीक है. अब जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है, what happens here is मतलब कि in some of the corporate bonds क्या होता है कि they provide the options to convert it into equity या फिर shares, ठीक है. तो वैसे बॉन्ड, वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स. सिमिलरली जो बॉन्ड्स को हम लोग शेयर्स इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड बोलते हैं. तो जो वैसे बॉन्ड जिसमें कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, सब कुछ प्री डिटरमाइंड होगा, कितना % इक्विटी होगा या कितना किस तरह से होगा, बट जो कन्वर्ट हो जाए दैट इज कन्वर्टिबल, जो कन्वर्ट नहीं हो दैट इज नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है. एंड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड को हम लोग प्लेन वैनिला बॉन्ड भी बोलते हैं बहुत बार. लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड, ठीक है. बॉन्ड के किस तरह से फंक्शन करता है. लेट्स सपोज ये आपका एक बॉन्ड है 100 रुपये का, ठीक है. एंड ये बॉन्ड पेपर है, तो अब इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं कि हम 7% हर साल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है. एंड से ये बॉन्ड जो है आपका 10 साल के लिए है. अब ये नॉर्मली क्या होता है कि मान लो 100 रुपये का बॉन्ड है, 7% इंटरेस्ट डिसाइडेड है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो अब हर साल के अंत में क्या होगा, देखो नॉर्मली 2 बार भी साल में मतलब 6 मंथ्स पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, बट हम लोग यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए बस 1 साल में 1 इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. लेट सपोज 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, 7% इंटरेस्ट है. तो साल के अंत में, हर साल के अंत में आपको ये 7 रुपये का इंटरेस्ट हमेशा पे किया जाएगा, ठीक है. और जो मैच्योरिटी है मतलब जो कूपन का वैल्यू है 100 रुपये, दैट विल बी डन आफ्टर 10 ईयर्स. तो इसे आप प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं ₹100. तो ये आफ्टर 10 ईयर्स आपको 100 मिल जाएगा और हर साल के अंत में 7-7 रुपये मिलेगा. तो ये हो गया बेसिक ईल्ड. तो अब बेसिक ईल्ड आपका क्या हो गया, 7/100 × 100. तो ये हो गया आपका 7 रुपीज़ या 7% भी आप बोलते हो. तो ये आपका रेट पे आपको 7% रेट पे आपको बॉन्ड यील्ड है, ठीक है. अब क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि फॉर सम रीज़न अब ये जो है बॉन्ड है, हम लोग बॉन्ड मार्केट की खासियत ये है कि दिस यू कैन सेल इट इन द सेकेंडरी मार्केट. मतलब कि आप एक बार जो भी बॉन्ड खरीद लिया है, इट कैन बी सोल्ड अगेन इन द सेकेंडरी मार्केट. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, तो इतना ही बस जान लो कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट हुआ जहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो जो सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, दे परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एंटिटी विच इज इशूइंग द बॉन्ड, ठीक है. जिनको आप पैसा दे रहे हो डायरेक्टली आप वहीं से बॉन्ड इशू कर रहे हो, ठीक है. और सेकेंडरी मार्केट वो हुआ जहाँ पे सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर ऑल द स्टॉक्स. मतलब कि जो प्राइमरी स्टॉक्स है वो आपका बिक गया, जो मतलब कि पहले से बॉन्ड है उसी को आप रीसेल कर रहे हो, ठीक है. मतलब कि जो एंटिटी इसे मतलब कि जो बॉन्ड को इशू कर रहा है उससे आप नहीं खरीद रहे हो, कोई थर्ड पर्सन से खरीद रहे हो, ठीक है.
लाइक एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस समय आप खरीद बिक्री चलते रहती है, दैट इज व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस बॉन्ड, ठीक है। तो अब बॉन्ड आपका 100 रुपये का था। नाउ लेट सपोज कि ये प्राइस जो है आपका बॉन्ड का इंक्रीज कर गया टू से ₹120। सेकेंडरी मार्केट में ये प्राइस जो है अपने आप राइज नहीं करता है, दिस इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो फॉर सम रीजन लेट सपोज इसका जो प्राइस है ₹100 जो आप बॉन्ड था, उसका डिमांड इतना बढ़ गया कि नाउ द प्राइस इज, मतलब कि पीपल आर विलिंग टू पे ₹120 टू परचेज दिस बॉन्ड। अब यदि बॉन्ड का प्राइस 120 रुपये, तो ये कोई एक पर्सन बी आया, वो ए को 120 रुपये दिया और ये बॉन्ड खरीद लिया। अब बॉन्ड पेपर पे ये 100 रुपये ही है, लेकिन बी इज परचेजिंग इट फॉर 120, ठीक है। अब फॉर पर्सन बी, अब उसको हर साल के अंत में मिलेगा तो 60 रुपये, बट ही हैज़ परचेज्ड इट फॉर 120। तो यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड, कूपन वैल्यू, जो बॉन्ड का अभी आप परचेजिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस लेट सपोज, तो कूपन वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड एट द मोमेंट इनटू 100। तो ये बेसिकली लेट सपोज आपका कितना आ जाएगा, 70/12, 12 5 = 60, तो 12 8 = 96, अराउंड 5.8% आपका आ रहा है, ठीक है। तो यील्ड विल बी 5.8%। तो यानी कि बॉन्ड यील्ड घट गया, यानी कि बॉन्ड प्राइस यदि बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड आपका घट रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि आपका जो 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, वो बॉन्ड उतने का ही है, हर साल वो 7 रुपये ही देगा जिसके पास भी वो बॉन्ड रहेगा, मतलब द कंपनी विल पे ओनली 7 रुपीज़ फॉर दैट बॉन्ड। बट चूंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, दैट इज़ वाई ही इज परचेजिंग इट फॉर 120। यू कैन ऑल्सो से कि यदि आपके पास एक बॉन्ड है, उससे दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। एक तो जो आपको कॉर्पोरेट हर साल के अंत में कुछ एक कूपन वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और दूसरा इसे आप रीसेल कर देते हो तो आपका कैपिटल गेन होता है। तो ये एक केस हो गया कि आपका प्राइस यदि बढ़ा 120 हो गया 100 से, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि दैट इज, मतलब कि बॉन्ड यील्ड जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड यील्ड, तो वो 5.8% है। पहले आपका इनिशियली 7% था, नाउ द यील्ड हैज रिड्यूस्ड क्योंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट केस 2, तो लेट सपोज आपका प्राइस जो है किसी तरह से घट गया क्योंकि डिमांड कम है, तो प्राइस आपका घट गया। तो अब यहाँ पे बॉन्ड यील्ड क्या होगा, 7 बाई, प्राइस आपका 80 है, 7/80 इंटू 100, यानी कि 70/8, तो दैट इज 8 8 = 64, 8.7% के आसपास यील्ड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट, दीज आर द टू केसेस। तो आप बस इन शॉर्ट यदि देखोगे तो यदि आपका बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड घट रहा है, ठीक है, और बॉन्ड यील्ड घट रहा है, सॉरी बॉन्ड प्राइस घट रहा है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। एंड एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, यू विल हैव टू रिमेंबर कि यदि बॉन्ड का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है इन द सेकेंडरी मार्केट, स्टिल जो अमाउंट है आपको मैच्योरिटी के समय कितना मिलेगा, इन दिस केस 100 रुपीज़ ही मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड पेपर पे बॉन्ड जो है वो 100 रुपीज़ का ही है। इट इज़ जस्ट कि सेकेंडरी रेट में बिकॉज ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ राइजिंग या फिर रिड्यूसिंग डिमांड, इस कारण से उसका प्राइस सेकेंडरी मार्केट में भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन बॉन्ड मार्केट पे उसका, बॉन्ड पेपर पे उसका प्राइस 100 है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी मिलना है दैट विल बी 100 एंड दैट विल नॉट बी 120 और 180, मतलब केस 1 में 120 नहीं होगा, केस 2 में 80 नहीं होगा। फाइनल मैच्योरिटी के समय उसे 100 ही मिलेगा और हर साल के अंत में उसे 7 रुपये ही मिलेंगे। तो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड प्राइस, करेंट बॉन्ड प्राइस जो है, मतलब कि जो प्राइस चेंज हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो यदि आप रिकैप करोगे तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने बना दिया है। तो लेट सपोज आपका एक नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड आपका 100 रुपये का है, ठीक है। यदि हर साल के अंत में लेट सपोज 10% रिटर्न कहा गया, ठीक है, तो कूपन वैल्यू होगा आपका 10, क्योंकि इस तरह से होगा 10 जो यील्ड होता है 10/100 इंटू 100, तो हर साल आपको 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब ड्यू टू हाई डिमांड क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, तो कूपन वैल्यू उतना ही रहेगा क्योंकि बॉन्ड पे वही बोला गया है कि हर साल के अंत में आपको 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे बॉन्ड यील्ड क्या होगा, या रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, 10/105 इंटू 100, तो ये आपका 9.52% होता है। और यदि डिमांड घट रहा है तो लेट सपोज बॉन्ड प्राइस अब घट गया 95 हो गया, फिर भी कूपन वैल्यू रिमेन्स द सेम, तो आपका बॉन्ड यील्ड जो है दैट इंक्रीजेज टू 10.52%।
तो एज आई सेड, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके दोनों इन्वर्स रेशियो फॉलो करते हैं। जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड यील्ड जो है घट जाएगा, और जब भी बॉन्ड प्राइस घटेगा तो आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो एकदम से मतलब प्रीलिम्स में आता है, तो दिस यू कैन इजिली मार्क। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक चीज और समझ लेते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ता क्यों है। नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई बॉन्ड यील्ड्स राइज। ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड है क्या? बॉन्ड यील्ड क्या है कि अ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर गेट्स एवरी ईयर ऑन द बॉन्ड। ठीक है, मतलब जैसे अभी 100 में से 7 रुपये लेट सपोज मिल रहा था, तो दिस इज द बॉन्ड यील्ड। अब ये जो है मतलब देयर हैज टू बी सेवरल फैक्टर्स प्लेइंग अ पार्ट, क्योंकि बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ रहा है तो इट कैन बी द मॉनेटरी पॉलिसी, स्पेशली द रेपो रेट, जिसके कारण से सारा ट्रांजैक्शंस आपका इधर उधर हो जाता है कि कितना पैसा मार्केट में रखना है या नहीं रखना है, आरबीआई डिसाइड्स। तो उसके अलावा हो गया फिजिकल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, फिर आपका गवर्नमेंट कितना बोरो करना चाहता है, जैसे पैंडमिक के समय मतलब वी आर बोरोइंग मच मोर। फिर ग्लोबल इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो नहीं करना है, इस कारण से मतलब कि बेसिकली देखो तो मेजरली इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारा चीज़ प्ले करता है। तो लेट सपोज यदि आपका आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मतलब कि रेपो रेट बढ़ाया या घटाया, तो जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो क्या होगा, डिमांड, इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ा रहा है मतलब कि दे वांट की कॉन्ट्रैक्शन हो थोड़ा इकोनॉमी में, तो क्या होगा कि वो बोलेंगे कि सारा मतलब कि डिमांड जो है थोड़ा कम हो जाएगा। डिमांड यदि कम हो रहा है तो आपका बॉन्ड का भी डिमांड जो है कम होगा, तो आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। बॉन्ड का प्राइस यदि रिड्यूस हुआ दैट मीन्स यील्ड क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। सिमिलरली यदि इंटरेस्ट रेट घट रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है मतलब कि द गवर्नमेंट वांट्स कि लोग ज़्यादा स्पेंड करें, मतलब कि उनके पास पैसा ज़्यादा दे दें, इंटरेस्ट कम करने का मतलब है उनके पास पैसा ज़्यादा है तो दे विल नाउ यूज़ मनी। ठीक है, तो अब डिमांड जो है चीज़ों का वो क्या होगा, बढ़ेगा, पीपल विल नॉट होल्ड मनी। ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा आपका, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस आपका इंक्रीज कर जाएगा। उससे क्या होगा, बॉन्ड प्राइस यदि इंक्रीज किया तो आपका यील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट स्पेक्यूलेटिव डिमांड। स्पेक्यूलेटिव डिमांड है क्या? बेसिकली इसमें होता क्या है, लोग जो है वो सोचने लगते हैं कि अब जो है बॉन्ड का प्राइस घटेगा तो दे स्टार्ट होल्डिंग मनी, एंड मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट दैट इज़ व्हाट दे बिलीव कि फ्यूचर में प्राइस घटेगा एंड इस कारण से वो पैसे को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। होता क्या है कि डिमांड यदि हाई है तो बॉन्ड प्राइस आपका हाई होगा, दैट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न या बॉन्ड यील्ड क्या होगा, कम। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट बिलीविंग कि बाद में जो है बॉन्ड प्राइस कम तो होगा ही, तो दैट इज वाई दे स्टार्ट होल्डिंग मनी एंड दे वेट फॉर बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल, थिंकिंग दैट दे विल बाई इन फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में सोचते हैं कि बॉन्ड प्राइस जब घटेगा तब लेंगे, अभी के लिए पैसे को होल्ड करो। दिस डिमांड ऑफ मनी जो ये आपका स्पेकुलेशन के बेस पे या फिर उनके बिलीफ पे, जो बहुत बार होता भी सही है बट समटाइम्स ऐसा नहीं भी होगा, तो ये जो ऐसा बिलीफ है कि मतलब कि आपका बॉन्ड का प्राइस घटेगा, तो दैट बिलीफ इज नथिंग बट स्पेकुलेशन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी। लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉन्ड मार्केट का ज़रूरत क्या है या फिर उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट के होने से क्या है, बॉन्ड नॉर्मली क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। बॉन्ड नॉर्मली 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आप ले रहे हो, तो बहुत बार होता क्या है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड यू नीड मनी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, खासकर जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो दैट रिक्वायर्स टाइम एंड ऑब्वियसली मनी। ठीक है, तो दे नीड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म यदि इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए उन्हें पैसा ज़्यादा समय के लिए चाहिए होगा एंड फॉर दैट दे विल नीड इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए बॉन्ड मार्केट इज़ एसेंशियल। ठीक है, 10 साल 5 साल मतलब होता क्या है कि बैंक जो है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देता है, बॉन्ड में आप क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकते हो। उसके बाद व्हाट इट ऑल्सो डज इज़, ये सारे तरह के लोगों का रिक्वायरमेंट, मतलब कि जिसको कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो 5 साल, जिसको ज़्यादा के लिए चाहिए 30 साल,
जिसको बीच का चाहिए 10-15 साल का, मतलब कि सारे तरह के लोगों को खुश कर सकता है। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स, यदि इसमें ज़्यादा लोग का पार्टिसिपेशन होगा बॉन्ड में, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल इंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। और जहाँ ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब क्या होगा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दे विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड मार्केट। इसके अलावा इफ़ यू टॉक, तो और बेनिफिट क्या है बॉन्ड मार्केट के, अब देखो क्या है कि कंपनीज जो है दे कैन डायरेक्टली रेज मनी फ्रॉम पब्लिक इंस्टेड ऑफ बैंक्स, मतलब कोई भी फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के में गए बगैर। तो यदि आप बॉन्ड आप दे रहे हो तो मतलब यू कैन हैव मनी डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से कि मतलब कि थोड़ा अनकंडीशनल टाइप का लोन हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द बॉन्ड मार्केट। एक तो सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है कि इट लैक्स डेप्थ। कहने का मतलब है कि उतने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन इज कि देर विल बी चांसेस ऑफ द मार्केट बीइंग मैनिपुलेटेड। मतलब कौन सा मार्केट? बॉन्ड मार्केट। क्योंकि सिर्फ कुछ प्लेयर्स होंगे तो आप मतलब कि बड़े प्लेयर्स होंगे, वो अपने हिसाब से बॉन्ड मार्केट को चला सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिया। तो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस कि जैसे कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स पहले जो कॉमन पब्लिक को नहीं बेच सकते थे, अब धीरे धीरे वो अलाउ कर रहे हैं। इनफैक्ट नाउ जीसेक ऑल्सो इज गोइंग पब्लिक, मतलब कि पब्लिक खरीद सकती है उसे यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो। पहले क्या था, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स को ही सेल कर सकते थे पब्लिक में, बट नाउ डबल ए तक में भी सोल्ड कर सकते हैं पब्लिक को। तो बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग इज दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। यदि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लोगों का तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन विल डिक्रीज। इसके अलावा इफ़ यू सी तो डेप्थ तो नहीं है, उसके अलावा देखिए सेकेंड पॉइंट यदि देखें तो इट लैक्स विड्थ। मतलब एक तो पहले डेप्थ की बात की थी, अब विड्थ। विड्थ कहने का मतलब है कि जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है विच दे आर क्वाइट फ्यू, ठीक है। जो बॉन्ड मार्केट है दैट इज़ वेरी थिन, मतलब जो बॉन्ड्स अवेलेबल है मतलब कि और डिफरेंट वेराइटी के बॉन्ड हो सकते हैं। नॉर्मली अभी क्या हो रहा है, जो एमएसएमईज है मतलब कि छोटे कंपनीज हैं या फिर हाउस होल्ड बेस्ड जो कंपनीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, वो कैसे फंड कर रहे हैं? दे आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम बैंक्स, मतलब वो लोन्स ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि बैंक्स आर द मेजर सोर्स एट द मोमेंट टू फंड एनी कॉरपोरेशन, एनी मतलब कि छोटा सा कॉरपोरेट, ठीक है। तो अब उसे यदि हम लोग चेंज कर दें और बॉन्ड्स की तरफ बढ़ें तो बेटर होगा, ठीक है। बट अभी भी जो है बॉन्ड्स दे आर नॉट द आइडियल सोर्स ऑफ फंडिंग। उसका कारण ये है कि पीपल मतलब कि उसका कारण यदि देखें तो अगला पॉइंट पे आ सकते हैं हम लोग, रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि अभी लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है बॉन्ड मार्केट पे एट द मोमेंट, मतलब कौन से लोगों को? इन्वेस्टर्स को, ठीक है। क्योंकि जो रेगुलेशन है अभी एट द मोमेंट बॉन्ड मार्केट का वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अब क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि रेगुलेशन को हम लोग बेटर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा चैलेंज है कि बॉन्ड पोर्टेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन रेट्स है, दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो जिस स्टेट में सबसे कम पैसा लगेगा ऑब्वियसली वहीं जाके रजिस्टर करना चाहेंगे। तो बॉन्ड पोर्टेबल नहीं है। तो इससे क्या है कि जो बॉन्ड का स्प्रेड है दैट रिड्यूसेस, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा है बाकी में कम है। तो ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहा है कि स्टैम्प ड्यूटी जो बॉन्ड पे है दैट विल रिमेन सेम अक्रॉस स्टेट्स। हालांकि अभी तक स्टेट्स मानी नहीं है पूरा, बट सेंटर की ओर से ये पहल आ चुका है। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द बॉन्ड मार्केट एंड सिंस बॉन्ड मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये सब चीज़ इंप्रूव करेंगे यदि रेगुलेशन इंप्रूव करें या फिर मतलब कि विड्थ और डेप्थ को बढ़ाएं और बॉन्ड को पोर्टेबल थोड़ा बना ले, तो दैट विल बिकम ईजी। और मतलब कि बॉन्ड ज़्यादा होगा बिकॉज बॉन्ड इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी सेफर देन द इक्विटी या फिर शेयर्स। तो पीपल विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड और बैंक्स के एनपीए भी इंप्रूव हो जाएंगे। जो आपका बैलेंस शीट डेफिसिट है, ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट है, उससे हम लोग थोड़ा कम परेशान होंगे। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कंपनीज या फिर मतलब गवर्नमेंट विल बी मच मोर, क्योंकि नॉर्मली दे डोंट डिफॉल्ट ऑन बॉन्ड्स एंड दैट इज़ वाई बॉन्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफर। तो बॉन्ड मार्केट का वाइड स्प्रेड होना इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर। सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस कि आपका बॉन्ड यील्ड स्टॉक मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करता है। वेल, सिंस वी आर अवेयर कि ट्रेडिशनली कैसे बॉन्ड रिएक्ट करता है, यानी कि ट्रेडिशनली यदि देखा जाए तो यदि बॉन्ड यील्ड घट रहा है तो फिर इक्विटी मार्केट मतलब कि लोग जो है
स्टॉक मार्केट्स में पैसा ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि स्टॉक मार्केट देन स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग। बट नॉर्मली यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है यदि बॉन्ड में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो लोग इक्विटी से थोड़ा दूर भागते हैं, क्योंकि इक्विटी थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ रहा है तो इक्विटी मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, फाल्टर करेगा, मतलब कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यदि इसको दूसरी तरीके से देखें तो यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कंपनी का है उस पर इफेक्ट डालता है। यदि इसको आप दूसरे तरीके से देखोगे तो बॉन्ड यील्ड जो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को भी बताता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरे जगह क्या कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि जो बेस्ट पॉसिबल दूसरा काम आप करते हो, तो दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो आपका इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है यदि बॉन्ड यील्ड आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का दैट ऑल्सो राइजेस, एंड दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपका लोग जो है इक्विटी में पैसा नहीं लगाएंगे, मतलब इक्विटी को इग्नोर करेंगे, इक्विटी मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड मतलब कि अभी मैं बताया था कि बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली लोग बॉन्ड की तरफ जाएंगे, पैसा उनको चाहिए। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी यदि पैसा लगाता है उस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देखेगा, और यदि किसी को सेफ टेरिटरी मिलता है तो वहाँ से पैसा लेना ज़्यादा कोशिश करेगा rather देन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में। तो इसलिए यदि बॉन्ड में यदि ज़्यादा पैसा मिल ही रहा है तो इक्विटी की तरफ जाएगा क्यों। तो दैट इज़ व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स जो कि आपका बॉन्ड यील्ड और इक्विटी मार्केट में नेगेटिव रिलेशन दिखाता है, ठीक है। इन शॉर्ट यदि हम लोग ऐसे देखें, बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कंपनी का क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो आपका शेयर मार्केट का जो वैल्यूएशन है उस कंपनी का, उस बॉन्ड का, वो आपका रिड्यूस करेगा। तो दिस इज समथिंग दैट एवरी इन्वेस्टर लुक्स एट। इसको यदि और दूसरे तरीके से देखोगे, मतलब कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग। तो लेट्स सपोज आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया, ठीक है, रेपो रेट रिड्यूस किया, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब दैट लीड्स टू राइज इन शेयर प्राइसेस, तो दैट इज व्हाट यू शुड लुक एट। सिमिलरली यदि रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है तो बोरोइंग कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। बोरिंग कॉस्ट यदि बढ़ गया तो आपका जो मार्केट मतलब शेयर मार्केट है वो नीचे जाएगा। तो मतलब कि ये सब चीज़ आपको समझना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहाँ पे, मतलब कब स्टॉक मार्केट में करोगे, कब वहाँ से पैसा निकलेगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल जो एक आ सकता है सबके दिमाग में वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कि आपका जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड जो है, डज इट इम्पैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है लेट्स सपोज इंडिया में, तो क्या उस पर इम्पैक्ट करेगा। द आंसर विल बी यस, एंड एन एम्फेटिक यस आप कह सकते हो। अब देखो यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो हम लोग इसको दो भाग में लेट्स सपोज डिवाइड कर देते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि हम लोग को देखना है फॉरेन फंड के बारे में, तो हम लोग बस इस हाफ में देख सकते हैं, बट दोनों केसेस देखते हैं, ठीक है। कि लेट्स सपोज डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, मतलब इंडिया में यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। अब इंडिया में यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड में यदि पैसा आ ही रहा है तो लोग स्टॉक मार्केट से बाहर जाएंगे, यही इसमें दर्शा रहा है। उससे क्या है कि स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं आपके, वो क्या करेंगे, दे विल मूव देयर मनी अवे फ्रॉम स्टॉक्स, मतलब कि जो स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ था, स्टॉक्स से अपना डेट इंस्ट्रूमेंट यानी बॉन्ड में पैसा लगाना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ के इन्वेस्टर्स ऐसा कर लिए। अब जो मुद्दे पे आते हैं हम लोग, लेट्स सपोज बाहर आपका बॉन्ड यील्ड ज़्यादा है, लेट्स सपोज हम लोग यूएसए का बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज वहाँ पे बॉन्ड यील्ड आपका बढ़ रहा है, ठीक है। वहाँ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स का यदि बात करें तो वहाँ हम लोग वो मतलब किसी भी आदमी को रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, वहाँ पैसा लगा रहा है वहाँ के बॉन्ड्स में, तो ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स अब इंडिया में हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में सपोज पैसा लगाए हुए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न तो यूएस में ही मिल रहा है, तो हम यहाँ पैसा क्यों लगाएं। और ये भी बात उनको पता है कि यूएस का मार्केट इज़ स्लाइटली सेफर,
मतलब वैसे देखा जाए ग्लोबल इकोनॉमी में तो जब वहाँ का ट्रेजरी बैंक में ही हमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा वहाँ के बॉन्ड लेने पर ही, तो मतलब कि हम बाहर क्यों मतलब कि रहेंगे इंडिया में? वाई शुड वी बॉदर अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट विच इज़ मच मोर प्रोन टू वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ के स्टॉक मार्केट से वो क्या करेंगे, पैसा को निकालेंगे और वहाँ पे यूएस के बॉन्ड में जाके पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, तो जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इन टेक्निकल टर्म्स दे विल विथड्रॉ मनी फ्रॉम इंडिया के जो शेयर मार्केट है एंड वहाँ से निकाल के इंडिया से बाहर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ इन्वेस्टर्स ज़्यादा जाएंगे, तो यहाँ से आपका मतलब कि जो फंड है मतलब कि इंडिया के मार्केट में जो फंड है वो निकल के बाहर चला जाएगा एंड इसी को हम लोग बोलते हैं FPI आउटफ्लो। ठीक है, तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स से कह देते हैं। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड यील्ड, क्या वो इकोनॉमी को इंडिकेट कर सकता है यदि बॉन्ड यील्ड का घटना या बढ़ना? कैन वी जस्ट टेक नोट ऑफ बॉन्ड यील्ड एंड से कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है? वी कैन से यस, ऐसा कह सकते हैं, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब खासकर डेवलपिंग इकोनॉमी की यदि बात करें, इंडिया के केस में हम लोग बात करें तो कह सकते हैं। देखो बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी अ सेफ इंस्ट्रूमेंट, तो दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी स्टेबल। सो इफ वी सी यदि डिमांड ऑफ बॉन्ड इज ओके, ये तो नॉर्मल से अच्छा है, नॉर्मल है, तो देन दैट इज गुड। बट लेट सपोज यदि डिमांड लो हो गया बॉन्ड का, तो इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टर है दे आर लूजिंग ट्रस्ट, तभी तो डिमांड नहीं कर रहे हैं। मतलब कि यदि मान लो मार्केट में आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, पेप्सी, मान लो स्प्राइट ठीक चले, कोका कोला ठीक चले, बट पर्टिकुलरली यदि पेप्सी इग्नोर किया जा रहा है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम है पेप्सी में। ठीक है, मतलब पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन पेप्सी। तो सिमिलरली यदि किसी बॉन्ड पे, मान लो इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो वो यदि डिमांड में नहीं है, मतलब इन्वेस्टर उसे नहीं खरीदना चाह रहे हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टर्स आर लूजिंग इंटरेस्ट, दैट माइट विल रेज सम कंसर्न गवर्नमेंट के, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, एंड खासकर इंडिया का इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट जो है दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या फिर वेलफेयर प्रोजेक्ट है, तो बॉन्ड यील्ड कैन बी अ यूजफुल पैरामीटर इन असेसिंग द हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी। लेट्स सपोज यदि बाहर का इकोनॉमी की बात करें जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब कि दे आर द इंजन ऑफ ग्रोथ है, तो वहाँ पे कोई उतना परेशानी की बात नहीं होगी। बट यहाँ पे मतलब कि यदि मान लो बॉन्ड का प्राइस एकदम कम हो गया, डिमांड कम है, तो दैट मीन्स बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। तो लेट्स सपोज बॉन्ड यील्ड बहुत लंबे समय तक हाई है, मतलब कि आपका डिमांड लो है, तभी तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा, हम ज़्यादा बोलेंगे कि ठीक है चलो हम इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, बट डू यू परचेज बॉन्ड क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। तो यदि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स डिमांड ऑफ बॉन्ड इज डिक्रीजिंग, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड तो घटाना ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है, एक तो आप इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है, आपके पास फंड भी कम आ रहा है, तो मतलब कि फंड जो है आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो कम इकट्ठा हो रहा है। जब फंड ही नहीं होगा तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, तो आप डेवलपमेंट वर्क भी वैसा नहीं ले पाओगे। तो इसको इस तरह से देखा जाता है कि देयर इज lack of confidence among investors in the Indian economy या फिर Indian government में, and investors basically start believing that government should not take more loan because there is no confidence. That reflects the investors don't necessarily feel कि it is favorable for the government to take on more debt, मतलब कि और debt नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को। So basically this way you can say कि bond yield also is a good indicator of how the economy is functioning. So that's it about bond and bond yield. I hope you guys understood it well, and if you like the video, do subscribe, do like, and make sure that you press the notification icon also so that you are getting videos. And जितना भी ज़्यादा subscribe कर सकते हो तो please subscribe so that we are also motivated, and this helps you also to come across videos which will be relevant for your examination preparation. So thanks a lot for watching the video.